नमस्ते, मेरा नाम अभिनंदन पाटीदार है और नीट 2020 के अंदर मेरा स्कोर 653 आउट ऑफ 720 था, जिस पर मेरी रैंक 3222 थी, ऑल इंडिया रैंक। और बायोलॉजी का जो मेरा स्कोर है वो 350 आउट ऑफ 360 है। अगर आप में से किसी ने भी नीट 2020 का पेपर देखा हो तो उससे आपने बिल्कुल अंदाज़ा लगा लिया होगा कि एनसीईआरटी का क्या इम्पोर्टेंस है नीट की प्रिपरेशन में। लेकिन अब उसको अगर एनसीईआरटी को आपने बहुत थरो रीड किया है तो बिल्कुल चांसेस है कि आपको 360 आउट ऑफ 360 भी आ सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि किस तरीके से उसको रीड करना। तो इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा, प्लस नीट के लिए क्वेश्चंस एनसीईआरटी से उठाकर प्योरली एनसीईआरटी के कंटेंट से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जिनका लेवल नीट का होगा या फिर नीट के अबव भी जिनका लेवल होगा। तो वो एनसीईआरटी की पोटेंशियल बताएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन सकते हैं, और वो प्योर नीट पैटर्न के क्वेश्चन होंगे। हमारे पिछले वीडियोस में हमने एपिथेलियल टिश्यू या फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका इंट्रोडक्शन पे एक वीडियो बनी है, और उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू के इंट्रोडक्शन पे एक वीडियो बनी है, और एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया है हमने। अब सिंपल एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन स्टार्ट होना है। सिंपल एपिथेलियम के क्लासिफिकेशन में सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबोइडल और सिंपल कोलिमनर हमको पढ़ना बाकी है। तो इस वीडियो में हम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को कंप्लीट स्टडी कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द पिछले वीडियो में अपन ने एपिथेलियम का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और एपिथेलियम को सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंशिएट भी कर दिया था, क्लासीफाई कर दिया था। अब उसके बाद से अपने को सिंपल एपिथेलियम स्टार्ट करना है। सिंपल एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहली जो लाइन मिलती है एनसीईआरटी की, उसको रीड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, और ये आता है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। दीज 3 आर स्क्वामस, क्यूबोइडल एंड कोलिमनर। तो यहाँ पे बताया गया है कि सिंपल एपिथेलियम को, कंपाउंड और सिंपल 2 टाइप्स तो पहले ही पढ़ लिए। सिंपल एपिथेलियम को भी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे, मतलब उनके स्ट्रक्चर के डिफरेंस के बेसिस को पे उनको 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया गया है। तो उनको 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया गया है, वो भी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। अब हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट होगा तो वैसे ही फंक्शन डिफरेंट हो जाएंगे, तो इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे। बाकी इनको डिवाइड किया है स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में। अब वो 3 कैटेगरीज कौन सी है उनको पढ़ लेते हैं। दिस 3 आर सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम और सिंपल कोलिमनर एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो फ्लैटेंड सेल्स हैं, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है वो क्यूब लाइक सेल्स हैं, और सिंपल कोलिमनर। तो तीनों के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है, इसी कारण उनको तीनों को स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर दिया गया है, तीनों को स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। अब ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर है कि स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे सिंपल एपिथेलियम मतलब सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब उन 3 टाइप्स में से सबसे पहली टाइप अब हम स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टाइप उनमें से है स्क्वामस एपिथेलियम। अब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में ये आज का जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। द स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सिंगल लेयर क्यों है? क्योंकि स्क्वामस है, या फिर सिंगल लेयर इसलिए क्योंकि सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम ही है। तो यहाँ पे सिंगल लेयर है, वो ये स्क्वामस है, इसके कारण सिंगल लेयर नहीं यूज किया है। ये कैरेक्टर स्केच सिंपल एपिथेलियम का है कि सिंपल एपिथेलियम के अंदर जो भी आएंगे वो सारे सिंगल लेयर्ड होंगे। तो चूंकि स्क्वामस एपिथेलियम भी सिंपल एपिथेलियम के अंडर आता है, तो ये भी सिंगल लेयर्ड ही होगा। क्यूबोइडल और कोलिमनर भी सिंगल लेयर्ड ही होंगे। ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, अब ये इसका कैरेक्टर स्केच है सिंपल स्क्वामस का, फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। तो जैसा कि अपने को
ये स्ट्रक्चर में या फिर फिगर के अंदर ही दिख रहा है कि फ्लैट सेल्स हैं, इनकी विड्थ देखने में कोई मिल नहीं रही है, विड्थ एकदम नेग्लेजिबल है, एकदम फ्लैट सेल्स है, और इनकी जो बाउंड्रीज है ये बाउंड्रीज भी इरेगुलर पैटर्न में, और ये इरेगुलर पैटर्न है, इसी के कारण ये इरेगुलर अपीयरेंस के कारण इसको टेसेलेटेड एपिथेलियम भी बोला जाता है। और ये टाइल लाइक अपीयरेंस है, टाइल्स लाइक फ्लैट है, फ्लैट टाइल्स का भी शेप होता है, तो टाइल लाइक अपीयरेंस होता है, इसी के कारण उनको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है। पेवमेंट के अंदर जो टाइल्स होती है उस टाइप का इनका टॉप व्यू दिखता है, तो इनको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोल दिया जाता है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, मतलब आज का हमारा सेकेंड पॉइंट जिसके अंदर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का पढ़ा है हमने। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है, थर्ड पॉइंट सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, they are found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs and are involved in the functions like forming a diffusion boundary। तो इस लाइन में यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं और फिर स्पेसिफाई किया है कि इनका फंक्शन क्या होता है। तो हम सबसे पहले इनके फंक्शंस पे नज़र डालेंगे। तो फंक्शन में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, फंक्शन में अगर इनकी बात की जाए तो फंक्शन में फिल्ट्रेशन प्लस डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन प्लस डिफ्यूजन इनका फंक्शन होता है। फिल्ट्रेशन मतलब ये सीव की तरह या फिर छलनी की तरह एक्ट करेंगे, मतलब किसी भी सब्सटेंस को आर पार जाने में मदद करेंगे या फिर इनको फिल्टर करेंगे किसी भी सब्सटेंस को। तो फिल्टर होने के लिए अगर कॉमन सेंस भी लगाया जाए तो फिल्टर करने के लिए कोई भी चीज़ का पतला होना ज़रूरी है, इसी के कारण तो इनका स्ट्रक्चर इनके फंक्शन से मैच कर रहा है। फ्लैट है तो ये सीव की तरह एक्ट कर सकते हैं, मतलब ये प्रॉपर इनका यूज़ किया जा सकता है किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, क्योंकि इनकी थिकनेस बहुत कम है, तो ये डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन इनका फंक्शन हो जाता है। अब ये इससे अपन इनके लोकेशन के भी बारे में पता कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन का लगेगा वहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की प्रेजेंस हो सकती है। अब इनके ये तो फंक्शन देख लिया और इसी के बाद इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल है एल्वियोलाई का टाइप 1 न्यूमोसाइड। अब एल्वियोलाई में फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन में से कौन सी चीज़ होती है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। एयर आएगी, एयर के अंदर से ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से ब्लड में जाना है, तो एल्वियोलाई से ब्लड में जाने के लिए एयर को डिफ्यूजन करना पड़ेगा। अब प्रोवाइडेड डिफ्यूजन के लिए सबसे बड़ी प्रोविज़न क्या होनी चाहिए कि थिकनेस कम होनी चाहिए ताकि एयर आराम से डिफ्यूज़ कर सके। तो यहाँ फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन का काम हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बिल्कुल प्रेजेंट होगा एल्वियोलाई के अंदर पहला। और ये पहले जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है एल्वियोलाई के अंदर, इसको टाइप 1 न्यूमोसाइड भी बोला जाता है। न्यूमोसाइड मतलब एल्वियोलाई से रिलेटेड टर्म है न्यूमो, तो टाइप 1 न्यूमोसाइट, क्योंकि सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम का भी एक टाइप होता है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट होता है इसको टाइप 1 न्यूमोसाइट बोल देते हैं। इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है, दूसरा एग्जाम्पल ब्लड वेसल्स का आ जाता है। अब ब्लड वेसल्स यहाँ से डिफ्यूज़ होके ये जाएगा एयर ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल के अंदर भी ब्लड की जो कवरिंग है, ब्लड का जो बाउंड्री है उससे डिफ्यूज़ होके उसको अंदर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी डिफ्यूजन का काम आ रहा है, तो वहाँ पे भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ब्लड के लिए कि ब्लड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो फ्लूइड है, जो भी गैसेज है, टिश्यूज़ को भी या सेल्स को रिक्वायर होगी, तो वहाँ पे भी एयर या फिर न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज़ होकर सेल्स के पास जाएंगे, तो वहाँ पे भी डिफ्यूजन का काम ज़रूरी है, तो यहाँ पे भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाएगा। अब थर्ड एग्जांपल है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का हेनलेस लूप एंड बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल हम यूरिन वाले चैप्टर या फिर एक्सट्रे एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट उस चैप्टर में, किडनी जिस चैप्टर मतलब यूरिन फॉर्मेशन वाले चैप्टर में इसको स्टडी करेंगे। तो बोमेंस कैप्सूल को लाइन करता है सिंपल, बोमेंस कैप्सूल का थोड़ा सा एनलार्ज्ड व्यू देखेंगे तो बोमेंस कैप्सूल में यह सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की प्रेजेंस होती है। अब यहाँ इसका क्या काम है, तो यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर के थ्रू ब्लड हाई कंसंट्रेशन से किडनीज़ के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और ब्लड के फिल्ट्रेशन और किडनीज़ का जो फंक्शनल यूनिट है वो होता है नेफ्रॉन।
तो नेफ्रॉन के अंदर ब्लड जाएगा तो ब्लड फिल्टर आउट होके यूरिन बनेगा। तो यूरिन बनने के लिए यहाँ से ब्लड का फिल्टर होना ज़रूरी है। तो फिल्टर या बोमेंस कैप्सूल में ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन का काम है मतलब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद किडनी के अंदर ही दूसरा हेनलेस लूप के अंदर ही सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स के अंदर ही वापस हेनलेस लूप के अंदर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाएगा। अब हेनलेस लूप में क्या काम है, तो जब हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको आएगा कि लूप ऑफ हेनले के अंदर से वाटर का और दूसरे सब्सटेंसेस का रीएब्जॉर्प्शन करता है, और वो एब्जॉर्ब होके ये ब्लड कैपिलरीज में जाता है। तो यहाँ से हेनलेस लूप से एब्जॉर्ब होगा, हेनलेस लूप से बाहर आएगा और फिर वापस यहाँ से ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे भी वापस एब्जॉर्प्शन का काम आ गया, फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का प्रेजेंस होगा हेनले लूप में और बोमेंस कैप्सूल में। इसके और भी पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, जहाँ पे दूसरे टाइप के टिश्यूज होंगे। तो हम लास्ट में एक सिंगल डायग्राम लेंगे नेफ्रॉन का, और सारे टिश्यूज इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उन सभी को हम एक साथ कंपेयर कर लेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया किडनी के अंदर। इसके अलावा एक होता है एग्जाम्पल मीजोथीलियम। मीजोथीलियम, अब मीजोथीलियम क्या होता है? मीजोथीलियम मतलब हमने सीलोम, लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने सीलोम के बारे में डिस्कस किया था। तो सीलोम बॉडी वॉल, बॉडी कैविटी की लाइनिंग करती है। तो वो जो बॉडी कैविटी की सीलोम की जो लाइनिंग करने वाले सेल्स होते हैं वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। तो बॉडी कैविटी या फिर सीलोम की लाइनिंग करने वाला, उसको उस लाइनिंग को या फिर उस स्क्वामस एपिथेलियम की लाइनिंग को मीजोथीलियम बोला जाता है। अब वो तो सीलोम की बात हो गई। अब कोई भी ऑर्गन होता है तो उनके ऊपर भी सबसे आउटर कवरिंग दो होती है, वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की होती है और उनको मीजोथीलियम बोला जाता है। बॉडी कैविटी की लाइनिंग मीजोथीलियम, कोई भी ऑर्गन के ऊपर दो एपिथेलियल लाइनिंग्स होती है आउटर मोस्ट, उनको भी मीजोथीलियम बोला जाता है। और उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, आउटर वाली को हमेशा पेराइटल बोलते हैं और इनर वाली लेयर को हमेशा विसरल बोलते हैं। बॉडी कैविटी के अंदर भी ये आउटर लाइनिंग है तो उसको पेराइटल बोल दिया, और ये बॉडी कैविटी की जो लाइनिंग है उसको पेरिटोनियम बोला जाता है। तो ये आउटर पेराइटल पेरिटोनियम हो गया और इनर लेयर हो गई विसरल पेरिटोनियम। उसी के साथ लाइनिंग ऑफ हार्ट, तो आउटर हार्ट की लाइनिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम और इनर वाली हो गई विसरल पेरिकार्डियम। वैसे ही लाइनिंग ऑफ लंग्स भी होती है, डायग्राम नहीं बनाया लेकिन लंग्स में भी वैसे ही एक आउटर लेयर होगी, उसको बोलेंगे पेराइटल प्लूरा, और एक अंदर वाली लेयर होगी उसको भी बोलेंगे विसरल प्लूरा। तो ये पेराइटल और विसरल वाली जितनी भी लेयर्स होती हैं एपिथेलियल लेयर्स होती हैं, और एपिथेलियल में भी स्पेसिफाई किया जाए तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर होती है, और उनको मीजोथीलियम एक टर्म होती है जो इन तीनों को कलेक्टिवली डिनोट करती है। लाइनिंग ऑफ सीलोम, कवरिंग और लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स, तो वो सब मीजोथीलियम के अंडर आता है। इसके अलावा एक लास्ट एग्जांपल है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से, वो है एंडोकार्डियम। हार्ट की जो इनर मोस्ट लाइनिंग है उसको एंडोकार्डियम बोला जाता है, और वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम लाइन करता है। वो इनर मोस्ट लाइनिंग को सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम लाइन करता है। तो इनर मोस्ट लाइनिंग, और हमने वैसे भी पहले पढ़ा है कि वो एपिथेलियल टिश्यू आइदर फेसेस आउटसाइड इन्वायरमेंट और फेसेस बॉडी फ्लूइड। तो सबसे इनर वाली लेयर एपिथेलियम तो होना ज़रूरी था, क्योंकि जो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी वो लेयर एपिथेलियल होगी। और उसके साथ अब ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है जो भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। तो आज हमने सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, उसके एग्जाम्पल्स, उसका फंक्शन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। और इस एपिथेलियम, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्यूबॉइडल, और इसके बाद कोलिमनार भी हम पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी, सिर्फ केवल एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, एक एक्सटर्नल एग्जाम्पल्स उनको इतना याद करना नहीं है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको बाहर से अगर कहीं से प्रिपेयर करें तो याद करना पड़ जाता है, उनको याद नहीं करना है। क्लियर एनसीईआरटी से ही पूरा पढ़ना है और एनसीईआरटी से ही नीट लेवल की क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। तो उनको बिल्कुल इस चैनल के बारे में बताइए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।
very much for watching.